हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों चैप्टर 10 के फॉर्मूले लिखते हैं आज वेव ऑप्टिक्स। कॉपी पेन उठाओ फटाफट और शुरू हो जाओ। चलिए पहला पॉइंट, लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट की दो नेचर मानी गई हैं, पार्टिकल और वेव। आप सभी को पता है, लिख लो पर इस बात को। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये जो है ये सब वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जाते हैं, एक्सप्लेन्ड बाय वेव। वेव नेचर कह लो लाइट की वेव नेचर से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता है पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो लाइट होती है वो सिंपल एक वेव होती है, एक सिंपल वेव नहीं कह सकते, आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। लाइट वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। लाइट की जो वेव होती है वो नेचर में ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। और लाइट की इक्वेशन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये होती है, और स्फेरिकल वेव ओरिजिनेट फ्रॉम, जो पॉइंट्स एक पॉइंट से निकलती है, पॉइंट सोर्स से, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये होती है। जहाँ ये जो है आपने पढ़ रखी है, ये सब कुछ कहाँ पढ़ रखी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। यहाँ इसका इतना ज्यादा काम नहीं है, यहाँ तो बस ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताई जा रही है। व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ लाइट ऑफ ऑल वेव्स ऑफ लेंथ 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। व्हाइट लाइट जो होती है वो मिक्सचर होती है सारी लाइट का, जिनकी वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच होती है। और इसको आप विबग्योर से दिखा सकते हैं। विबग्योर क्या होता था? वी वॉयलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। और जैसे जैसे आगे की तरफ ये बढ़ता है लैम्डा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। मतलब वॉयलेट कलर की लैम्डा की वैल्यू सबसे कम होती है और रेड कलर की लैम्डा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ो। द लाइट इज ए सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक लाइट ऐसी है जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ होगी, तो ऐसी लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। द बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज लेजर। लेजर लाइट जो होती है वो बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। हाइगेंस इज द फर्स्ट प्रपोजर ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी को किसने दिया था सबसे पहले? हाइगेंस ने दिया था। लिखते चले जाओ बस। हाइगेंस प्रिंसिपल, उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया था, उसमें बताया था कि वेव जो है, वेव थ्योरी, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक टर्म दी थी वेव फ्रंट। उन्होंने कहा इट इज द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, स्पीड ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम सोर्स इज स्पीड ऑफ वेव, एनर्जी ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। वेव फ्रंट देखो, आपको मैं सीधी सीधी सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जब वेव्स चलती है ना, जैसे लाइट, जैसे ऐसे समझो कि बल्ब से लगातार चारों तरफ लाइट निकल रही है, तो बल्ब से जब लाइट निकलती है तो सामने से देखने पर हमें उसका जो फ्रंट नजर आता है उन वेव्स का, उसी को वेव फ्रंट कहते हैं। अब देखो जैसे यहाँ बीच में ये बल्ब है, इसे एस, एस का मतलब है यहाँ सोर्स, और उससे लगातार चारों तरफ देखो वेव्स निकल रही है, ऐसे देखो ये निकल रही है, वेव्स निकल रही है। तो वेव्स जो निकल रही है वो क्या बनाते हुए निकल रही है, किस तरह से निकल रही है? तो आपको साफ साफ ऐसे लग रहा है कि जैसे वेव्स जो है वो स्फीयर बनाते हुए ऐसे निकल रही है, स्फीयर बनता हुआ निकल रहा है, स्फीयर लगातार बड़ा होता जा रहा है। तो इसका जो वेव फ्रंट हुआ वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हुआ। अब लाइट जो है अगर सीधी चलेंगी तो सामने से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे प्लेन आगे की तरफ आ रहा है, उनको प्लेनर वेव फ्रंट बोलोगे आप, ठीक है। अब ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। ये देखो आपको दिखाऊं, हाइगेंस ने जो प्रिंसिपल दिए थे उसमें पहले तो वेव फ्रंट के बारे में बताया था, और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि किसी भी वेव फ्रंट पे पड़ने वाला जो पॉइंट होता है वो भी सेकेंडरी सोर्स का काम करता है, ठीक है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम करता है, सेकेंडरी वेवलेट होती है वो, ठीक है, वहीं से सेकेंडरी वेवलेट निकलती है। अब देखो जैसे ये ए से लेके बी तक का ये वेव फ्रंट है, उसमें से लाइट रे निकल रही है, तो इस पर पड़ने वाले जितने भी पॉइंट होंगे सबसे ऐसा लगेगा हमें जैसे सब में से लाइट निकल रही है, तो वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का या सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं। वी ड्रॉ ए टेंजेंट टू ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। हम यहाँ पे जो ड्रॉ करते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स ये हैं, ये जो छोटी छोटी है ये इनको सेकेंडरी वेवलेट्स कहा जाता है। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, अगर इन पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक नया वेव फ्रंट आ जाता है। ये
वेव फ्रंट पहले देखो ए से लेके बी तक ये वेव फ्रंट था, आगे बढ़ के ये ए डैश से लेके बी डैश तक हो गया। ठीक है, तो वेव फ्रंट टी बराबर 0 पे था ए बी, और टी टाइम पे ये ए डैश बी डैश हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये प्लेनर में दिखा रखा है, पहले ये ए बी वेव फ्रंट था और थोड़ी देर बाद ये ए डैश बी डैश हो गया, थोड़ा आगे बढ़ गया। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, इन्होंने अपना जो ये रूल दिया था, या ये कह लो कि अपना जो ये इन्होंने यहाँ पे देखो हाइगेंस ने अपना जो ये प्रिंसिपल दिया था ना, हाइगेंस प्रिंसिपल, इसका यूज करके उन्होंने सारी चीजों को एक्सप्लेन करके दिखाया। सबसे पहले एक्सप्लेन करके दिखाया उन्होंने रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया उन्होंने। तो रिफ्रैक्शन में देखो यहाँ से एक लाइट के पूरा का पूरा सामने से पड़ रहा है, देखो ये ए डैश से ए, और ये हो जाएगा यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो उससे लेके सी तक, ये बी ले लो बी, तो बी से लेके सी तक ऐसे सामने से वेव पड़ रही है। तो वेव पड़ रही है, जब वो एक मीडियम से अंदर दूसरे मीडियम में जाएंगी तो ये वेव्स जो हैं थोड़ी सी बेंड हो जाती है ये वेव्स। तो उन्होंने इस बात को अपने लॉ से प्रूफ करके दिखाया कि बेंड होंगी तो किस तरह से। तो ये पूरा मैंने लिख रखा है, वैसे शॉर्ट नोट्स में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके लिए मैं सिर्फ फॉर्मूले लिख दूं तो उसमें आप असर्शन रीजन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसमें वो अंदर से कैलकुलेशन को पूछेगा, तो वहां पे इस कैलकुलेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। ये पूरा का पूरा मैंने समझाया हुआ है क्लास में और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप नोट करके रखिए। फिर है रिफ्लेक्टिंग ऑफ वेव, प्लेन वेव, रिफ्लेक्शन को भी उन्होंने समझाया इसी से। यहाँ पे देखो ये रिफ्लेक्शन है, उसको समझाने की कोशिश की उन्होंने। तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, पढ़ो इसे एक बार, ठीक है, तब आप इसको आसानी से कर पाओगे। रिफ्लेक्शन को भी उन्होंने समझा। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें कोई फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, हमको समझ के इसको याद रखना पड़ता है। वैसे मैंने लिखा पूरा तरीके से है, आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। फिर आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब दो वेव एक पॉइंट पर मिलती हैं, लगभग आपस में जो है पैरेलल वेव्स होती हैं और एक पॉइंट पर आके मिलती हैं, तो उस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा बनाते हैं या मिनिमा बनाते हैं। बस इसी फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। देखो यही लिख रखा है मैंने। अब इफ वेव्स हेल्प ईच अदर, अगर वेव्स एक दूसरे की हेल्प करती हैं तो वहां पे मैक्सिमा बनता है या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। और अगर वेव्स एक दूसरे को अपोज करती हैं तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। तो या ये कह सकते हो कि वे एक दूसरे को अपोज कर रही हैं तो वहां पे मिनिमा बनेगा। फिर बचता है आपका YDSC। इसको इस चीज को दिखाने के लिए कि इंटरफेरेंस में जब वेव मिलती हैं तो एक दूसरे से मैक्सिमा भी, मिलने के बाद एक दूसरे से मैक्सिमा भी बना सकती है, मिनिमा भी बना सकती है। इसको दिखाने के लिए यंग, जो एक साइंटिस्ट का नाम है, यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसको कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसके जरिए उन्होंने दिखाया था। उन्होंने यहाँ पे 2 स्लिट ली थी, देखो ये S1 और S2। स्लिट का मतलब है 2 सोर्स है ये। एक लाइट रे S1 से निकली, एक लाइट रे S2 से निकली और P पॉइंट पर जाकर मिली। P पॉइंट पर जब मिली तो यहाँ पे P पॉइंट पर या तो मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। उनका मैक्सिमा या मिनिमा उनके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। आपको पता है हर एक वेव का अपना एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड याद है, वेव ऐसे चलती थी ऐसे, ठीक है। तो ये जो वेव की ये वाली डिस्टेंस है, ये कितना ये इधर जा रही, ऊपर जा रही, या कितना ये नीचे जा रही, मैक्सिमम, उसको एम्पलीट्यूड कहते थे। तो इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड जो होता है उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जी। ये वेक्टर की तरह का फॉर्मूला है। मान लो पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2, और उन दोनों के बीच में दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो फाई है। तो उनका जो नई वेव बनेगी, या कह लो उनका जो रिजल्टेंट बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड A आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। और यहां से आप थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। टेन थीटा बराबर, देखो इस फिगर से आप टेन थीटा, या इसी से कर लो, ये वाली वेक्टर वाली फिगर से आप टेन थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। A2 sin फाई बटे A1 प्लस A2 cos फाई। ये आपने वेक्टर में फॉर्मूला पढ़ा है कि जब कोई रिजल्टेंट वेक्टर हमें निकालना होता था। मैं यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, बस आपको याद दिला रहा हूँ। समझाने वाली क्लास में समझाई जाती है ये सारी चीजें, ठीक है। मुझे तो बस सिर्फ याद दिलानी है और आपको फॉर्मूले लिखवाने हैं। सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं,
किसी को अगर समझ नहीं है तो अलग से टाइम लो, ठीक है, समझाए नहीं रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैक्सिमा के लिए कंडीशन है, याद रखो, उसको ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, वो होता है फाई इज इक्वल टू 2n पाई। और दूसरा है, अगर जो डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन जो होती है, या डार्क के लिए जो कंडीशन होती है, फाई इज इक्वल टू, मतलब दो वेव्स के बीच में अगर जो फेज डिफरेंस है अगर वो 2n पाई के बराबर है तो वहां पे मैक्सिमा बनेगा, मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और अगर दो वेव्स के बीच में फाई की वैल्यू, मतलब उनका जो फेज डिफरेंस है 2n+1 इंटू पाई है, तो वहां पे डार्क फ्रिंज बनती थी, याद आ गई। अब उन फ्रिंज की जब वो वहां पे बनेगी तो वहां पे वो इंटेंसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। cos फाई की वैल्यू अगर 1 होगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब दो वेव एक पॉइंट पर मिली तो वहां पे एकदम से वो दोनों वेव्स मिलके वहां पे ब्राइट पॉइंट बना देंगी, तो मतलब उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और अगर डार्क पॉइंट बनाएंगी तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी, वो होती है cos फाई जब -1 होता है। अब इफ बोथ वेव्स द सेम इंटेंसिटी I0, अगर दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम हो, मतलब I1 और I2 दोनों I0 है, तो अगर I0 को हम यहाँ पे रखेंगे उठा के, I1 की जगह भी I0 रखेंगे, I2 की जगह भी I0 रखेंगे, तो यहाँ पे उसकी I max की वैल्यू 4I0 आ जाएगी और I minimum की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपने पढ़ा था, उसके लिए यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है, देखो कि जब फाई की वैल्यू 0 है तो I max है, फाई की वैल्यू पाई है तो I min है, फाई की वैल्यू 2 पाई है फिर I max है, फाई की वैल्यू 3 पाई है फिर I minimum है, फाई की वैल्यू 4 पाई है फिर I max है, फाई की वैल्यू 5 पाई है फिर I minimum है। ठीक है, इसी तरीके से आप मैक्स मिन का खेल समझ सकते हो। अच्छा, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में आपस में रिलेशन होता था डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बटे 2 पाई इंटू में फाई, या फाई बराबर 2 पाई बटे लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। अगर दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस देखना है तो उससे पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो आप। मान लो फेज डिफरेंस पता है तो पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, और अगर पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यंग डबल स्लिट में जो सामने फ्रिंज बनती है, जैसे ये फ्रिंज बन गई, फ्रिंज का मतलब ये पट्टी सी बनती है इस तरीके की, ठीक है। तो दो कॉन्जुकेटिव ब्राइट फ्रिंज, जैसे ये वाली फ्रिंज बनी, ये ब्राइट है या ये डार्क है, बीच में ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे बनती है। तो जो दो कॉन्जुकेटिव ब्राइट या दो कॉन्जुकेटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ, उसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। उसको निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है, फ्रिंज विड्थ बराबर बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, ठीक है। और डेल्टा थीटा, ये फ्रिंज विड्थ है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसको डेल्टा थीटा को बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो रेडियन में, और ये सिंपल फ्रिंज विड्थ है। देखो इसे उसमें कर देता हूं मैं, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, ठीक है, ये है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। ठीक, तो ये दो याद रखो कि कितनी चौड़ाई की फ्रिंज बनेगी उसके लिए फॉर्मूला है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए ये फॉर्मूला है, सॉरी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए तो फॉर्मूला ये है, ठीक, और सिंपल फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला ये है। अब कौन सी फ्रिंज कहां बनेगी, बीच में कैसी बनेगी, तो सेंटर में हमेशा ब्राइट बनती है, और उसके बाद फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ये याद होगा आपके। तो ब्राइट के लिए फॉर्मूला ये होता था एन डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, एन की वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 रख सकते हैं। एन अगर 0 रखोगे तो सेंटर की ब्राइट, एन अगर 1 रखोगे तो फर्स्ट ब्राइट की लोकेशन आ जाएगी। इससे पता चलेगा कि कितनी दूर कौन सी फ्रिंज बन रही है। फिर डार्क के लिए फॉर्मूला ये होता था, ये बता रखा है आप लोगों को क्लास में, ठीक है। और इसमें एन की वैल्यू 1 2 3 वगैरह रखोगे, एन की जगह 1 रखोगे पहली डार्क, 2 रखोगे दूसरी डार्क, इस तरीके से रखोगे। अब जो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, बीटा कह रहे हैं हम फ्रिंज विड्थ को, वो लैम्डा पे डिपेंड करती है। जिसका जितना ज्यादा लैम्डा होगा उतनी ज्यादा, मतलब अगर आपने रेड कलर डाला तो रेड कलर का लैम्डा ज्यादा होता है, और वॉयलेट कलर का जो लैम्डा होता है वो कम होता है। तो उस हिसाब से वॉयलेट कलर की जो फ्रिंज विड्थ होगी वो कम होगी, और रेड कलर की फ्रिंज जो होगी वो
चौड़ाई में ज्यादा होगी, उसकी विड्थ ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए YDSE परफॉर्म्ड इन मीडियम म्यू, अगर YDSE मतलब ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अगर इसे को किसी मीडियम के अंदर जैसे पानी के अंदर जाके हम परफॉर्म करें तो वहां पे फ्रिंज विड्थ पे फर्क पड़ता है, और उसकी फ्रिंज विड्थ जो है वो पहली वाली फ्रिंज विड्थ बीटा से म्यू टाइम्स कम हो जाती है, मतलब बीटा बटे म्यू हो जाती है। इफ बाइक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड, द फ्रिंज ऑफ टू वेव्स लेंथ्स विद कोइंसिडेंट फॉर फर्स्ट टाइम व्हेन y इज इक्वल टू एन। ऐसे सोचो, देखो ये जो ले रखा है कि जब दो तरीके की लाइट आप यूज करते हो तो फ्रिंज भी दो तरीके की बनेगी। मान लो आप ग्रीन कलर की लाइट यूज कर रहे हो तो ग्रीन कलर की फ्रिंज अलग बनेगी, रेड कलर की साथ में यूज कर रहे हैं रेड कलर की अलग बनेगी, और उसमें फिर आप रेड के ऊपर ग्रीन आ जाएगी, कितनी दूर आएगी कितनी नहीं, उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे ये लिखी हुई है मैंने, ठीक है। ये मैंने एक लाइन में बनाया भी है, देखो बीच बीच में सेंट्रल ब्राइट है, फिर उसके बाद पहली डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर दूसरी डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, इस तरह से ऐसे इधर फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, इस तरीके से चलती चली जाती है। उनकी लोकेशन यहाँ पे लिखी हुई, ये सब इन्हीं फॉर्मूले से आया है जो ये फॉर्मूला आपको ऊपर बताए हैं, ये वाले फॉर्मूले, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है आपका फ्रिंज शिफ्ट। फ्रिंज शिफ्ट का मतलब होता है अगर हम बीच में कोई, जैसे यहां से देखो इधर से, पहले ये पूरा पढ़ देता हूं, पाथ ऑफ लाइट वेव इंक्रीज्ड बाय म्यू माइनस वन इंटू टी आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग स्लैब ऑफ विड्थ टी, एंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। देखो होता क्या है कि जैसे ये सोर्स है S1 और S2, इसमें से लाइट रे निकली, इसमें से लाइट रे निकली, सामने मिलेगी तो फ्रिंज बनेगी सामने, लेकिन बीच में आपने ये जो टी मोटाई का स्लैब डाल दिया, टी मोटाई का, तो उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, उससे ना ये जो पूरा फ्रिंज पैटर्न है ये वाई नॉट डिस्टेंस ऊपर उठ जाता है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला रखना है याद कि वाई नॉट के लिए फॉर्मूला हमारा होता क्या है, तो ये वाई नॉट बटे में बीटा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी बटे लैम्डा। यहां से आप वाई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये कितना ऊपर उठ के चला गया। लो मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूला लिख देता हूं नीचे, ये आ जाएगा यहाँ पे, कितना ऊपर उठ जाएगा, ये पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न ऊपर उठ जाएगा। वाई नॉट बराबर म्यू माइनस वन इंटू में टी बटे में लैम्डा इंटू में बीटा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये फ्रिंज पूरा पैटर्न कितना ऊपर उठ जाएगा इसको आप इससे याद रख सकते हो, कितनी फ्रिंज क्रॉस करेंगी वहां पे, ये नंबर ऑफ फ्रिंज है कि कितनी फ्रिंज क्रॉस करेंगी। वाई नॉट डिस्टेंस ऊपर उठ जाता है, अगर आप इस वाई नॉट डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगी आपकी, बीटा की वैल्यू रख लो यहां से चाहो तो, इससे ही हो जाएगा ये। चलो इफ, अगर दोनों तरफ प्लेट लगा दी, एक इधर लगा दी, अगर दोनों तरफ प्लेट लगा दी, एक इधर यहाँ एक यहाँ, S1 के सामने भी प्लेट लगा दी, S2 के सामने भी एक स्लैब डाल दी, तो कितना ऊपर उठेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला ये याद रखना है आपको। एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस विद गुड कंट्रास्ट, हम चाहते हैं कि इंटरफेरेंस हमें दिखाई दे और बहुत अच्छे क्लियरली दिखाई दे, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, तो इस पे सवाल बन जाता है। फेज डिफरेंस वेव्स के बीच में कांस्टेंट रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए, लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, लाइट मस्ट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव मस्ट बी इक्वल, आई मैक्स की वैल्यू 4i के इक्वल और आई मिनिमम की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। डी शुड बी स्मॉल फॉर लार्ज फ्रिंज विड्थ, बढ़िया फ्रिंज विड्थ के लिए डी बहुत छोटा होना चाहिए। डी क्या होता था, दोनों फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस, और उससे हम बीटा निकाल सकते हैं, फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। सोर्स मस्ट बी नैरो, सोर्स बहुत छोटे होने चाहिए, मतलब बहुत ही बारीक सोर्स होना चाहिए। इफ द इंटरफेरेंस बीम्स आर पोलराइज्ड दे मस्ट इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, अगर पोलराइज्ड लाइट है तो वो सेम स्टेट की पोलराइजेशन में होनी चाहिए। चलिए जी आगे, कोरेंट और इनकोरेंट सोर्स, इफ द इनिशियल फेज डिफरेंट phi naught between waves
फेज डिफरेंस अगर फाई नॉट है वेव्स के बीच का, इमिटेड बाय सोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, तो उस सोर्स को कोहेरेंट कहते हैं, वरना इनकोहेरेंट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सोर्स जिनके बीच में फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ। टू वेव्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न ओनली दे ओरिजिनेट फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स। अब जब भी आपको इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करना है तो आपको ऐसा सोर्स होना चाहिए जो कोहेरेंट हो। ठीक है, फॉर इनकोहेरेंट सोर्स आई एवरेज आई मैक्स प्लस आई मिनिमम का हाफ करके I1 प्लस I2 कर सकते हो आप। अच्छा, जो फ्रिंज बनती है सामने वो क्या बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होती? नहीं, उनकी शेप होती है हाइपरबोलिक, ये याद होना चाहिए। शेप ऑफ फ्रिंज हाइपरबोलिक होता है क्योंकि हाइपरबोला की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। इस तरीके की होती है फ्रिंज जो होती है, ठीक है, हाइपरबोला शेप की। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, थिन फिल्म्स के अंदर इंटरफेरेंस आपको दिखाई भी देता। आप पानी डाल दीजिए उसके ऊपर, अगर लाइट पड़ेगी तो आपको वो दिखाई देगा, उसमें सनलाइट जब उसके ऊपर पड़ती है तो उसके ऊपर ब्यूटीफुल कलर अपीयर होते हैं, वो इंटरफेरेंस की वजह से ही होते हैं, वो कलर अपीयर जो होते हैं। ठीक है, चलो बस ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आते हैं अगला फिनोमिना लाइट का। जब लाइट किसी शार्प ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, तो इसी फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ सामने, मान लो यहाँ से लाइट निकल के गई, वो सीधी चली जाएगी क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रही है, ये यहाँ से निकल के गई है तो ये काफी चौड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत कम हो, देखो यहाँ पे ये बहुत छोटा कर दिया यहाँ पे, तो लाइट जो है कॉर्नर से टकरा के मुड़ जाती है, ऐसे ऐसे चलती है, फिर वो सीधी नहीं निकलती, फिर वो ऐसे चलती है। बस इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब डिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और वो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे ही सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, किसी छोटी सी जगह से हम लाइट को निकालते हैं तो सामने एक पैटर्न बनता है, सामने, उसको कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। उस डिफ्रैक्शन पैटर्न में बीच में एकदम सेंटर में मैक्सिमा बनता है, देखो उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और फिर साइड में मिनिमा, फिर इधर वाली साइड मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, पर ब्राइटनेस कम ज्यादा होती चली जाती है। इस तरीके से चलता है ये। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है, अगर आप मिनिमा की पोजीशन निकालोगे तो वो a sin थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा से निकल के आएगी, जहां एन की वैल्यू 1 2 3 रखते चले जाओ और आपको पता चल जाएगा कि मिनिमा कहाँ कहाँ बन रहा है। एन की जगह 1 रखो तो प्लस लैम्डा बटे ए पे मिनिमा बना, फिर एन की जगह 2 रखो तो प्लस लैम्डा बटे नहीं 2 लैम्डा बटे ए पे मिनिमा बना। देखो ये रहा 2 लैम्डा बटे ए, यहाँ लैम्डा बटे ए, फिर 3 लैम्डा बटे ए, ये मिनिमा की पोजीशन है। अगर आप एंगुलर विड्थ निकालना चाहते हैं तो सेंट्रल की एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है थीटा नोट बराबर 2 थीटा 1 बराबर 2 लैम्डा बटे ए। ठीक है, और लीनियर विड्थ जो होती है वो होती है 2d लैम्डा बटे ए। अब आते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? तो पोलराइजेशन बेसिकली जब लाइट को देखते हो आप तो उसके जो वाइब्रेशन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, वो हर डायरेक्शन में होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे है, इधर इधर ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में, लेकिन एक उसके अंदर से निकलने के बाद पोलरॉइड के अंदर से एक ऐसा मटेरियल होता है, जैसे निकोल प्रिज्म उसका एक एग्जांपल है। निकोल प्रिज्म में से निकलने के बाद उसके जो वाइब्रेशन है वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, केवल एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन देखो बचे, एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन उसमें बचते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं पोलराइजेशन। और पहले वाली जो लाइट थी जिसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में थे वो अनपोलराइज्ड लाइट थी, और उसमें से निकलने के बाद, पोलराइजर में से निकलने के बाद वो बन जाती है पोलराइज्ड लाइट। ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। और पोलराइजर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो अनपोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट कर देती है पोलराइज्ड लाइट में। पोलराइजेशन होने का एक तरीका और भी होता है, वो होता है रिफ्लेक्शन। जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को डालते हैं किसी मीडियम के ऊपर तो कुछ लाइट तो उसके अंदर चली जाती है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव रे, और कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाती है। एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होता है जिस पे डालने पर हमारी जो अनपोलराइज्ड लाइट है, और जब वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो वो पोलराइज्ड बन जाती है।
एक निश्चित एंगल होता है ऐसा, उस एंगल को बोला जाता है ब्रेस्टर एंगल, उसे हमने यहाँ पे पी कहा है, पी। तो एट ए पर्टिकुलर एंगल रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्टेड इनटू पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड बन जाती है वो, उस एंगल को हम ब्रेस्टर एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर होती है, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर होती है एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, देखो ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड, उनके बीच में एंगल ये 90 डिग्री का है, देखो ये रहा 90 डिग्री, ठीक है। और इसको निकालने के लिए आप सीधा फॉर्मूला याद रखो, tan p बराबर म्यू या p बराबर tan इनवर्स म्यू। अब यहां से एक और लॉ याद रखना है आपको, देखो इससे आगे ये रखना है आपको मेलस लॉ। मेलस लॉ आसान है और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। मेलस लॉ क्या बताता है कि अगर हम अनपोलराइज्ड लाइट को इसमें से निकालते हैं, पोलराइजर में से, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो आधी हो जाती है। यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट है, पोलराइजर में से निकलने के बाद आई नॉट बटे 2 हो जाएगी। और अगर एक और पोलराइजर में से निकालें थीटा एंगल पे, तो उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बटे 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लो, मेलस लो, ठीक है। और आपको याद तो होगा लेकिन फिर भी इसको लिख लो। When unpolarized light passes through polarizer, then intensity becomes half. If polarized light passes through a polarizer at an angle theta, then intensity of light will be I naught बटे 2 cos square theta। बच्चों तो सब कुछ आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ये चैप्टर ही बहुत इजी है। 2 क्वेश्चन आपके पास इससे आएंगे नीट में, 1 क्वेश्चन आएगा आपका मेंस में, और इजीली आप इसको कर सकते हैं, कहीं पे अटकोगे नहीं आप, मतलब अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा हुआ है तो। यहाँ पे तो बस मैंने आपको सारे फॉर्मूले इसके लिखवा दिए, एक बार याद दिला दिया आपको क्या क्या आपने पढ़ा था। सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के A4 साइज की शीट पर, या अपना एक जो आपने रजिस्टर बनाया हुआ है जिसमें आपने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठे करते चले जाओ, ठीक। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आप कर ही दोगे, पता है मुझे। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, टेंशन सिलेक्शन की नहीं है, टेंशन लीजिए, प्रैक्टिस आप कितनी कर रहे हो डेली। चलिए बाकी कल मिलते हैं।